दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम डॉक्टर कहत ही में। मैं हूं आपकी दोस्त गोपा सान्याल। दोस्तों, जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है अच्छी सेहत। तभी तो डॉक्टर कहत है प्रोग्राम में हम आपके लिए हर बार लेकर आते हैं नई नई जानकारियां, नए नए विषय। दोस्तों, जब भी हमारे शरीर में कोई तकलीफ होती है या कोई समस्या होती है, तब यह जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि रोग की पहचान कैसे हो, ताकि इलाज सही ढंग से अच्छी तरीके से हो सके। रेडियोलॉजी एक ऐसा उन्नत तकनीक है जिसमें रोगों की प्रारंभिक जांच, उसकी पहचान, इलाज और इलाज की दिशा तय होती है। जी हाँ, आज का हमारा विषय इसी पर केंद्रित है, रोग निदान में रेडियोलॉजी का उपयोग। और इस महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं मेकाहारा के रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रेम चौधरी। तो चलिए मिलते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। हमारे दर्शकों को रेडियोलॉजी के बारे में हमें एक अच्छी जानकारी देनी है ताकि उन्हें लाभ मिल सके। तो बातचीत की शुरुआत हम करते हैं सबसे पहले रेडियोलॉजी से। रेडियोलॉजी से क्या समझ आता है, कोई आम दर्शक क्या समझे? रेडियोलॉजी मेडिकल की वो ब्रांच है जिसके द्वारा किसी भी बीमारी को डायग्नोस किया जाता है, पहचाना जाता है कि आखिर मरीजों के सिम्टम के बेसिस पे कि उसको बीमारी है क्या। अब हम डायग्नोसिस सही बनाएंगे तो उसकी जड़ तक पहुंच पाएंगे, तो ट्रीटमेंट भी सही हो पाएगा। तो रेडियोलॉजी की वैसे दो टाइप का ब्रांच होता है, एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, एक डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी। डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में हम किसी बीमारी को डायग्नोस करते हैं, पहचानते हैं, और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के थ्रू हम मिनिमल इन्वेजिव या नॉन इन्वेजिव कह सकते हैं टेक्निक के द्वारा ट्रीट भी करते हैं। तो रेडियोलॉजी एक बहुत विस्तृत फील्ड है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में रेडियोलॉजी का पदार्पण कब हुआ? जैसे हम बात करें तो सबसे पहले एक्सरे आया था, वो आया था 1895 में। डॉक्टर सर विल्हेम रॉन्टजन के द्वारा 1895 में एक्सरे की खोज की गई थी। उसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। और उन्हीं के बर्थ पे 8 नवंबर को वर्ल्ड रेडियोलॉजी डे मनाया जाता है। जी डॉक्टर साहब, आपने अभी डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी के बारे में बताया, इंटरवेंशनल के बारे में बताया। इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन जब भी कोई मरीज़ जब पहली बार अस्पताल में जाता है तो जांच की प्रक्रिया किस तरह से शुरू होती है, स्टेप बाय स्टेप किस तरह फॉलो किया जाता है रेडियोलॉजी के सब्जेक्ट को? सबसे पहले जैसे कोई मरीज हॉस्पिटल में आता है तो वो प्राइमरी किसी क्लिनिशियन को दिखाता है। जैसे उसके सिम्टम के बेसिस पे वो पीडी में या तो मेडिसिन वाले डॉक्टर को दिखाता है या सर्जरी वाले डॉक्टर को दिखाया जाता है, इसको क्लिनिशियन कहा जाता है। और क्लिनिशियन मरीज के सिम्टम को देखकर आगे उस बेसिस पे फिर डिसाइड करते हैं कि इनको क्या क्या रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। कुछ बीमारियां होती है जो क्लिनिकल सिम्टम या लक्षणों के बेसिस पे वो डायग्नोसिस बनाया जा सकता है। लेकिन आज के ज़माने हम इतनी उन्नत और इतने डेवलप्ड की तरफ बढ़ रहे हैं कि हमारे पास सारी टेक्नोलॉजी जब अवेलेबल है, जैसे हमारे पास एक्सरे है, सोनोग्राफी है, सिटी स्कैन है, MRI, तो उसके बेसिस सिम्टम और लक्षणों के बेसिस पे फिर क्लिनिशियन डिसाइड करता है कि इनको किस जांच की ज़रूरत है। जैसे ही कोई मरीज ने बताया मुझे बहुत लंबे टाइम से हेडेक हो रहा है, तो फिर उनके लिए एक नॉर्मल सिटी स्कैन हेड करवाया जा सकता है। वैसे कि कुछ पेट की प्रॉब्लम है तो फिर क्लिनिशियन एडवाइस कर सकते हैं कि उनको सोनोग्राफी की ज़रूरत है। यदि किसी ने कहा कि उन्हें कफ है काफ़ी लंबे टाइम से, यदि टीबी को डायग्नोस करना तो उसके लिए चेस्ट एक्सरे अपने पास अवेलेबल होता है। जी, ये तो आपने पूरी प्रक्रिया बता दी। लेकिन यहाँ पे जो अलग अलग मॉडलिटी की जब बात होती है कि एक्सरे है, MRI है, सिटी स्कैन है, तो इन सब के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि ये एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है और किन किन रोगों में जांच के लिए इनका उपयोग किया जाता है। जैसा कि मैंने बताया था कि सबसे पहले एक्सरे की इन्वेंशन हुआ था जो 1895 में हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे रेडियोलॉजी पे काम शुरू हुआ और 1956 में सोनोग्राफी का इन्वेंशन हुआ था। अब धीरे धीरे इसमें जब क्रांति आने लगी तो 1971 में सिटी स्कैन की खोज हुई थी और 1977 में MRI की खोज हुई थी। तो ये जो 1970 वाला डिकेड, इसको गोल्डन डिकेड ऑफ रेडियोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि ये दो महत्वपूर्ण इन्वेंशन हुए थे जो कि रेडियोलॉजी में एक क्रांतिकारी कदम था। 1970 वाला जो दशक था तो वो काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा लोगों के
डायग्नोसिस, बीमारियों को डायग्नोस करने में, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है। उसके बाद से बहुत तीव्र गति से रेडियोलॉजी के क्षेत्र में जो क्रांतिकारी बदलाव आए, और फिर धीरे धीरे अब इतनी उन्नत टेक्निक है कि हम छोटे छोटे मिनिमल कोई लीजन है या डिजीज है उसको तो हम डायग्नोस कर सकते हैं। जी। इनमें जो प्रोसीजर होता है कितना अंतर होता है इसमें? हम जैसे बात करें कि जैसे एक्सरे और सीटी स्कैन है जो कि रेडिएशन, जिसमें रेडिएशन होती है, और जबकि सोनोग्राफी एमआरआई में उसमें रेडिएशन फ्री होता है। तो अब हम बात करें कि टाइम टेकिंग की, तो एक्सरे और सोनोग्राफी जो सबसे प्राइमरी स्क्रीनिंग के लिए यूज करते हैं, और हम डिफिनेटिव कुछ बीमारियों में एक्सरे और सोनोग्राफी से हम डिफिनेटिव डायग्नोसिस बना सकते हैं, लेकिन सिटी स्कैन एमआरआई जो कि और हायर लेवल की जांच होती है, और कुछ जिससे कि हमको प्राइमरी स्क्रीनिंग से यदि कोई डिजीज कंफर्म नहीं हो पा रही तो हम उसके लिए फिर सिटी स्कैन और एमआरआई करवाते हैं। अब इन सब जांचों में थोड़ा टाइम का डिफरेंस है, जैसे एक्सरे और सिटी स्कैन जो जल्दी हो जाता है। अब बाकी एमआरआई करवाने में काफ़ी टाइम लगता है, जो कि आधा घंटा से लगभग 45 मिनट तक टाइम लग सकता है, और डिपेंड करता है कि किस जगह का एमआरआई करवाया जाए। जी। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि एक्सरे का उपयोग किन किन रोगों की पहचान के लिए किया जाता है और कब किया जाता है, और इस दौरान किसी भी मरीज को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जैसे कि मैंने बताया कि एक्सरे एक जिसमें रेडिएशन एक्सपोजर होता है, तो उस जैसे कि हड्डी से रिलेटेड कोई डिजीज है तो उसको हम एक्सरे में प्राइमरी डायग्नोस कर सकते हैं। और छाती की कोई जांच है तो वो प्राइमरी स्क्रीनिंग एक्सरे के द्वारा ही की जाती है। कोई पेशेंट मरीज काफ़ी टाइम से कफ की प्रॉब्लम लेके आ रहा है या कोई फीवर आ रहा है, तो लंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो हम प्राइमरी हमको एक्सरे ही करवाया जाता है। और सेकेंड चीज़ है कि क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो एक्सरे एक रेडिएशन युक्त, जिसमें रेडिएशन यूज होता है, इसलिए प्रेग्नेंट फीमेल को हम अवॉइड करते हैं कि प्रेग्नेंट फीमेल में एक्सरे नहीं करवाना चाहिए, स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, क्योंकि उसमें ऑर्गन जेनेसिस हो रहा होता है और एक्सरे एक रेडिएशन युक्त होता है, इसलिए वो बच्चे पे जो अंदर बच्चा भ्रूण पड़ रहा है उस पर कंजेनाइटल डिफेक्ट करवा सकते हैं। जी। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी एक्सरे के बारे में। अब हम जानना चाहेंगे कि एमआरआई तकनीक क्या है और उसका उपयोग क्यों होता है, कब होता है? एमआरआई जो होती है मैग्नेट, जैसे एमआरआई का फुल फॉर्म में होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होती है। इसमें एक्चुअली ये भी एक रेडिएशन फ्री होता है। अच्छा। और बहुत हायर टेक्निक है जिसमें कि हम मिनिमल कोई लीजन है, इसमें मेनली सॉफ्ट टिश्यू को देखने के लिए किया जाता है, और स्पेशली ब्रेन के कोई लीजन है जो हम सिटी स्कैन में और डायग्नोस नहीं कर पा रहे हैं, तो सबसे अच्छी जांच ब्रेन के लिए हो गया और स्पाइनल कॉर्ड के लिए हो गया। कोई जॉइंट डिसऑर्डर है जैसे लिगामेंट हो गया, टेंडन हो गया, या कोई सॉफ्ट टिश्यू की इंजुरी है जिसको डायग्नोस करना है, और स्पेशली पेल्विक ऑर्गन जैसे फीमेल्स में यूट्रस है, ओवरीज है, तो इनके लिए बहुत एमआरआई बहुत अच्छी डायग्नोसिस बनाता है। सर, सिटी स्कैन और पेट स्कैन की भी बात आती है जब जांच की प्रक्रिया चलती है, तो हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए कि ये क्या प्रक्रिया होती है, कब की जाती है और इस दौरान क्या क्या सावधानी रखी जानी चाहिए? सिटी स्कैन और पेट स्कैन में, पेट सिटी बोलते हैं जिसको, इसमें रेडिएशन यूज होता है और काफ़ी ज़्यादा हायर मात्रा में होता है। अच्छा। तो हम सिटी स्कैन को बहुत ज़्यादा ओवर यूज नहीं कर सकते, जब ज़रूरत हो तभी करवाना चाहिए, और ज़्यादा टाइम नहीं लगता सिटी स्कैन करवाने में, और काफ़ी अच्छी डायग्नोसिस देता है, स्पेशली हड्डी के मामले में। अच्छा। बोन वाली चीज़ें हो गई, बाकी ब्रेन के मामले में कोई बीमारी को डायग्नोस करना है, बाकी एब्डोमेन जिसको पेट की कोई जांचों के लिए हो गया, बाकी गले वाले की जांच के लिए भी अच्छी रहती है कैंसर को डायग्नोस करने में। और पेट स्कैन को पूरी वोल बॉडी का होता है, इसीलिए कोई कैंसर वाला मरीज है उसमें हमको वापस की बीमारी वापस रिकरेंस तो नहीं हो रही है, उसकी मॉनिटरिंग करने में कि कीमोथेरेपी चल रहा है या रेडियोथेरेपी चल रहा है तो क्या रिस्पॉन्स आ रहा है ट्रीटमेंट का, और वापस मॉनिटरिंग करने में, उसका प्रोग्रेशन को देखने में, उसका रिग्रेशन देखने में ये पेट स्कैन का काफ़ी अच्छा रोल होता है। यदि मेटास्टेसिस हो रहा है कि कैंसर एक जगह पे है और दूसरी जगह फैल तो नहीं रहा है, उसको देखने के लिए पेट स्कैन काफ़ी यूजफुल। जब भी हम जाते हैं किसी भी जांच के लिए तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम इसके बारे में पूरे अवेयर रहें, ताकि हमारी जांच अच्छे से हो सके और हमारा इलाज अच्छे से हो सके। तो एमआरआई के दौरान, पेट स्कैन के दौरान और सिटी स्कैन के दौरान किन किन सावधानियों को रखना चाहिए? अब बेसिक होता है कि जैसे मैं सोनोग्राफी से शुरू करूँ तो सोनोग्राफी के लिए हमको कम से कम 4 से 6 घंटे का फास्टिंग रख के जाना चाहिए, क्योंकि उसमें एक तो होता है कि खाना खाने के बाद जो गैसियस शेड हो जाती है उसकी वजह से जांचें का भी इफेक्ट होती है। सेकेंड चीज़ होता है खाना खाने के बाद जो पित्त की थैली होती है,
उसमें से जो पित्त रस निकलता है, अब खाना खा लिया तो पित्त निकलता है, तो फिर जो गाल ब्लेडर होता है जिसको पित्ताशय बोलते हैं, वो सिकुड़ जाता है। तो वहाँ की कोई पैथोलॉजी है, कोई बीमारी है, तो उसको हम उस टाइम में फिर डायग्नोस नहीं कर पाएंगे जी। तो वो मिस इंटरप्रिटेशन हो सकता है। उसके लिए हम कहते हैं मरीज को कि आपको पेट की सोनोग्राफी करवाना है तो आप खाली पेट आइए, कम से कम 4 से 6 घंटा कर लेके। सेकेंड चीज़ हम पानी पी के आने बोलते हैं कि जिससे कि प्रॉपर स्टमक को देखना है। दूसरा यूरिनरी ब्लैडर, जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वो फुली भरा हुआ रहता है, तो जिससे कि वहाँ की कोई पैथोलॉजी वो डायग्नोस हो जाती है। और फीमेल में स्पेशली पेल्विक ऑर्गन रहते हैं, जो यूट्रस हो गया जिसको बच्चादानी बोलते हैं, उनको डायग्नोस करने के लिए यूरिनरी ब्लैडर फुल होना चाहिए, जिससे कि हम अच्छे से डायग्नोस कर पाए। डॉक्टर साहब, गर्भवती महिलाओं को भी एडवाइस किया जाता है, तो उन्हें कितने बार कराना चाहिए? क्या इसका कोई दुष्प्रभाव पड़ता है शिशुओं पर? जैसा कि मैंने बताया कि सोनोग्राफी और एमआरआई रेडिएशन फ्री होता है, तो उसमें गर्भवती महिलाओं को कोई किसी भी टाइप की दिक्कत नहीं होती। तो इसलिए हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक जो WHO का प्रोटोकॉल बना हुआ है कि कम से कम 4 बार ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीमेल को सोनोग्राफी करवाना चाहिए। एक फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करवाना चाहिए सबसे पहले, और जिसको डेटिंग स्कैन बोलते हैं। फिर दूसरा 11 से 13 वीक में NT-NB स्कैन बोला जाता है, उसके लिए करवाना चाहिए। फिर थर्ड जो है वो एनोमली स्कैन होता है, जो कि 18 से 24 वीक के बीच में करवाना चाहिए, जिसमें कि कोई कंजेनाइटल एनोमली होती है और सबसे अच्छे डायग्नोस होती है, तो वो जांच जरूर करवानी चाहिए। आज के डेट में हम जब हर जगह अवेलेबल है, और फिर लास्ट में एक थर्ड ट्राइमेस्टर में एक सोनोग्राफी करवानी चाहिए। कम से कम 4 तो मिनिमल करवाना ही चाहिए, 4 मिनिमम है। उसके अलावा कुछ आपको लग रहा है तो बीच में और भी करवाते रहना चाहिए। सर, मैं बात कर रही थी MRI, CT स्कैन और PET स्कैन। इस दौरान मरीजों को क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? अब जैसे CT स्कैन में हमारी जो बेसिक चीज़ें होती है, अब ऑर्गन वाइज डिपेंड करता है कि कैसे पेट का सोनोग्राफी, पेट का CT स्कैन करवाना है, तो उसमें आपको कम से कम उसमें भी 4 से 6 घंटे का फास्टिंग रह के आना होता है। और दूसरा चीज़ फास्टिंग इसलिए भी रहती है क्योंकि हम कॉन्ट्रास्ट स्कैन यूज करते हैं, जो कि घोल पिलाया जाता है, जिससे कि बेटर ऑर्गन को दिख पाए। तो उसके लिए भी हम बोलते हैं कि कम से कम 4 से 6 घंटे का खाली पेट आए और पानी भरपूर पी के आए। और सेकेंड चीज़ होती है कि हम जब कॉन्ट्रास्ट देते हैं तो वो किडनी के थ्रू ही बॉडी से बाहर निकलता है, तो हम सबसे पहले जो रीनल फंक्शन टेस्ट होता है वो करवा के आने बोलते हैं। यदि वो नॉर्मल होता है तभी हम कॉन्ट्रास्ट स्कैन कर पाते हैं। हम चर्चा को जारी रखेंगे डॉक्टर साहब, लेकिन अभी समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम फिर चर्चा को जारी रखेंगे। कलम कल्पना साहित्य की विविध विधाओं को स्पर्श करता एक मर्मस्पर्शी कार्यक्रम, जिसमें भावना है, कल्पना है, कोमलता है, सृजनशीलता है, दूरदर्शिता है। एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम देखते हैं साहित्य जगत के छुए अनछुए पहलुओं को, साहित्यिक यात्रा के हर मोड़ पर कल्पना का, यथार्थ का, चिंतन का, सृजन का भाव पक्ष। कलम कल्पना में हम चर्चा परिचर्चा के माध्यम से आपके दिलों तक पहुंचने का हर संभव प्रयास करते हैं। तो देखना ना भूलें कार्यक्रम कलम कल्पना, माह के प्रत्येक रविवार को शाम 4:30 बजे दूरदर्शन छत्तीसगढ़ पर। दूरदर्शन छत्तीसगढ़ आप देख सकते हैं DD फ्री डिश के साथ साथ टाटा प्ले के चैनल नंबर 1174 पर। डॉक्टर साहब, हम चर्चा को जारी रखते हैं। हम बात कर रहे थे CT स्कैन और PET स्कैन के द्वारा क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, तो आप और क्या जानकारी देना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? इसके अलावा CT स्कैन के अलावा जब मैंने कहा कि MRI स्कैन करवा, तो MRI क्या है कि मैग्नेट पे बेस्ड होता है, तो उसमें कोई भी मेटल की चीज़ें वो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि मैग्नेट है तो वो उसको वो कर लेता है। और सेकेंड चीज़ ये होती है कि कोई बॉडी में इम्प्लांट लगा हुआ है, तो उस केस में जैसे हार्ट का जैसे कार्डियक इम्प्लांट है, कान में जैसे कॉक्लियर इम्प्लांट है, या ब्रेसल्स हैं दांत में, हाँ वो भी आजकल कुछ MRI कॉम्पेटिबल भी आने लगे हैं। बाकी पहले वाले जो रहते नहीं रहते थे, तो उस केस में फिर अपन MRI नहीं करवा सकते। और MRI क्या कि MRI की अलग अलग जो यूनिट होती है वो टेस्ला होती है, तो अलग अलग MRI होती है, 0.5 टेस्ला का, 1 टेस्ला का, 1.5 टेस्ला का, उसके हिसाब से और ज़्यादा फाइन रिपोर्ट आती है। जितने ज़्यादा टेस्ला की होती है उतनी अच्छी मशीन होती है। तो उस हिसाब से हम मरीज को ये कहते हैं कि वो कोई भी इम्प्लांट या कोई मेटल वाली चीज़ ना पहन के आए। जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, और मुझे लगता है हमारे दर्शक इन सब निर्देशों का ज़रूर फॉलो करेंगे। और ये बहुत
महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब भी हम किसी टेस्ट के लिए जाते हैं तो हमारी पूर्व तैयारी भी बहुत ज़रूरी होती है, हम मेंटली भी तैयारी हम रखें ताकि वहाँ जाके घबराहट ना हो। तो सब चीज़ों की जानकारी रहेगी तो निश्चित रूप से हमें किसी प्रकार की घबराहट नहीं होगी। MRI में एक्चुअली थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है और अच्छा। आधा घंटा से पौन घंटा भी लग जाता है, जांच पे डिपेंड करता है। तो उसमें वो एक बंद कमरे में होती है और अंधेरा रहता है, दूसरी उसके साउंड बहुत ज़्यादा होती है। जी। तो कुछ मरीजों को जिस बंद कमरे, क्लस्ट्रोफोबिया जिसको हम बोलते हैं, यदि वो रहता है तो वो मरीजों को थोड़ा दिक्कत आ जाती है, वो फिर डर जाते हैं तो करवाने में असमर्थ रहते हैं। जी। तो MRI में ये रहता है कि थोड़ा टाइम टेकिंग भी होता है और टाइम भी ज़्यादा लग रहा है और मरीज उस बंद कमरे में रहता है, बंद मशीन में रहता है, थोड़ा सा उसके लिए डिस्कम्फर्टेबल हो सकता है। जी, इस पर भी आप लोग बिल्कुल ध्यान रखते होंगे कि कोई मरीज़ अगर कमज़ोर दिल का है तो उस पर भी ध्यान रखा जाता है। हाँ बिल्कुल, उसके लिए मरीज से पहले पूछ लेते हैं आपको बंद कमरे या अंधेरे से डर तो नहीं लगता। जी, वो रहता तो वो मरीज फिर नहीं, क्योंकि मरीज यदि हिल विल जाता है तो फिर उसमें मोशन आर्टिफैक्ट वगैरह आ जाते हैं, तो आर्टिफैक्ट की वजह से सही डायग्नोसिस नहीं हो पाता। हाँ, वो ओवरलैपिंग हो जाता है तो फिर मिस इंटरप्रिटेशन हो जाता है। जी। डॉक्टर साहब, अब हम बात करते हैं एक ऐसे एडवांस टेक्नोलॉजी की जो कि आज एक उभरता हुआ नाम है, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी। तो इसके बारे में बताइए कि ये कब यूज़ किया जाता है, कब इसका उपयोग होता है और क्यों होता है? एक सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे सेंट्रल इंडिया में जो हमारे रायपुर मेडिकल कॉलेज में, उसमें DSA जो इंटरनेशनल डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी, इंटरनेशनल रेडियोलॉजी का डिपार्टमेंट है प्रॉपर। और यहाँ बड़े से बड़े जो इंटरनेशनल रेडियोलॉजी की सर्जरीज होती है वो होती है। इंटरनेशनल रेडियोलॉजी एक रेडियोलॉजी की एक उभरती वो ब्रांच है जिसमें कि कोई, जैसे हमारी पहले वाली जो सर्जरीज होती ओपन सर्जरीज होती थी, जिसमें मरीज को कोई भी डिजीज को ट्रीट करने के लिए ओपन करना पड़ता था। तो ओपन करने में एक तो उसका है कि वो इन्फेक्शन होने का चांस रहता है, वापिस से रिकवरी करते टाइम टेकिंग होता है, मरीज के लिए भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है। लेकिन इंटरनेशनल रेडियोलॉजी वो ब्रांच है जिसमें कि हम एक आर्टरी के थ्रू, वायर और कैथेटर के थ्रू उस लीजन तक पहुंचते हैं और फिर एक मतलब मिनिमल या नॉन इन्वेजिव बोल सकते हैं, एक छोटा सा चीरा लगा के हम उस बीमारी को ट्रीट करके वापस आ जाते हैं। तो वो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है और काफ़ी अच्छी, ये डेवलप्ड कंट्री में काफ़ी इसका क्रेज है और अभी इंडिया में भी काफ़ी क्रेज बढ़ रहा है। और इंटरनेशनल रेडियोलॉजी इसमें जैसे कोई हमारे ब्रेन में कोई एन्यूरिज्म हुआ, तो उसके लिए हम इस वेसल्स के थ्रू, जैसा मैंने बताया, जाके वायर के थ्रू जाके वहाँ पे कोयलिंग करके आ सकते हैं। या कोई कैंसर है जहाँ की ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो रही है, तो उसको एम्बुलाइज कर सकते हैं, जिसकी ब्लड सप्लाई हो सकते हैं। जैसे यूट्रस में फाइब्रॉइड हो गया, गठान हो जाती है, तो उस केस में भी हम यूट्राइन आर्टरी एम्बुलाइजेशन कर सकते हैं। इसके अलावा कोई लीजन है जिसको डायग्नोज भी करना है तो हम USG गाइडेड FNAC जो होता है, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, जिसको सुई जांच बोलते हैं बोलचाल की भाषा में, वो भी एक रेडियोलॉजी का इंटरनेशनल रेडियोलॉजी में आता है। दूसरा कोई बायोप्सी है जिसको टुकड़ा जांच बोलते हैं, वो भी हम सोनोग्राफी के द्वारा कर सकते हैं। और कुछ केस में जो अनएक्सेसिबल साइट है तो वहाँ पे CT स्कैन के थ्रू भी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा मवाद कहीं पे भर गया है, जो हम पिक्टेल डालते हैं, पिक्टेल ड्रेनेज करते हैं, वो भी इंटरनेशनल रेडियोलॉजी में आता है, जो कि काफ़ी उन्नत टेक्निक। इसमें USG के थ्रू भी अपन पिक्टेल ड्रेनेज कर सकते हैं। ये तो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी जो निश्चित रूप से चिकित्सा विज्ञान की एक क्रांति के रूप में आया है। सर, जैसे ब्रेन में भी कई बार स्ट्रोक हो जाता है, क्लॉट जम जाता है, तो क्या उसका भी इलाज इसके द्वारा हो सकता है? हाँ बिल्कुल, ये न्यूरो रेडियोलॉजी में आता है, जो कि इंटरनेशनल रेडियोलॉजी का एक ब्रांच है। इसमें मैंने जैसा कि बताया कि वेसल्स के थ्रू, हम वायर के थ्रू, पतले पतले वायर और कैथेटर होता है, उसके थ्रू जाके वो क्लॉट है उसको डिजोल्व करते हैं। इसके अलावा पैरों की नसों में जैसे DVT हो गया, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, जिसमें कि क्लॉट बन जाता है पैरों में, पैर की नसों में, तो उसमें भी हम बिल्कुल उसके थ्रू जाके उसको घोल सकते हैं, मतलब डिजोल्व करवा सकते हैं और फिर ठीक कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है और पेशेंट के लिए काफ़ी कंफर्टेबल है। और इसमें पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन होने के चांस नहीं रहते और बहुत ज़्यादा पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी बहुत जल्दी होती है। तो वो उस हर मामले में वो कहीं ना कहीं ओपन सर्जरी से काफ़ी बेहतर है। तो निश्चित रूप वो से। हाँ, तो आने वाले टाइम में इसमें काफ़ी स्कोप भी है और काफ़ी मरीजों के लिए, काफ़ी हित के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। डॉक्टर साहब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज हर क्षेत्र में दखल दे चुका है, तो क्या लगता है कि रेडियोलॉजी के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक साथ मिलकर क्या कुछ संभावनाएं बनती हैं? क्या देखते हैं, किस तरह देखते हैं आप?
नो डाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी हर फील्ड में बढ़ रहा है, तो रेडियोलॉजी में भी उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ना है। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसा कि अभी ड्राइवरलेस कार आ रही है, तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि सारी कारें ड्राइवरलेस चलने लग गई है। जैसे कि फ्लाइट में ऑटो पायलट मोड होता है, तो ऐसा था नहीं कि बिना पायलट के चल रही है। तो वैसे रेडियोलॉजी में उसका हाँ ये है कि काफ़ी हेल्प मिलेगी और काफ़ी और डायग्नोसिस और बेटर से बन पाएगी, लेकिन वो रेडियोलॉजी की जगह, रेडियोलॉजिस्ट की जगह ले ले, ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है। हाँ, काफ़ी हेल्प मिलेगी जिससे कि हम अच्छे से जांचें कर पाएंगे, चीज़ों की डायग्नोसिस और बारीक तरीके से हो सकती है। हाँ बिल्कुल, उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी, जो कि आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा रहेगा कि हम डायग्नोसिस और बेटर तरीके, क्योंकि दोनों एक, अब रेडियोलॉजिस्ट जैसे कि सोनोग्राफी है, अब उसको तो लाइव आप जाके रेडियोलॉजिस्ट को जाके करना पड़ता है। बिल्कुल। तो अब वो एआई टेक्निक कुछ भी कर लो आप, ऐसा तो है नहीं कि वहाँ कोई रोबोट आके सोनोग्राफी करेगा, तो वो रेडियोलॉजिस्ट को भी करना पड़ेगा। बट हाँ ये है कि कुछ हेल्प मिलेगी जिससे हम और बेटर कर पाएंगे। सर, कैंसर की बीमारी में, जो कि एक बहुत जटिल और गंभीर बीमारी है, इस फील्ड में रेडियोलॉजी शुरू से लेकर इलाज की पूरी प्रक्रिया के दौरान, उसके प्रबंधन और उसकी पूरी निगरानी के दौरान किस तरह से लाभदायक साबित होता है? जैसा कि कोई भी कहीं का भी गठान हो या मास लीजन लग रहा हो या कुछ टाइप की सिम्टम मरीज को लगता है, तो वो सबसे पहले क्लिनिशियन के पास जाता है और प्राइमरी सारी जांचें, रेडियोलॉजी की हर जांच करवानी ही पड़ती है। जैसे कोई लंग का लीजन है तो सबसे पहले एक्सरे करवाए तो उसमें कुछ पता चलेगा, उससे नहीं पता चला CCT टेस्ट करवाते हैं, जिससे कि हमको काफ़ी पता चल जाता है। उसके अलावा कोई पेट का लीजन लग रहा है तो उसमें सोनोग्राफी हम प्राइमरी जांच करते हैं, उसका फैलाव देखते हैं कि कहाँ तक फैला हुआ है। उसमें और अच्छे से पता करना है तो हम CT स्कैन करवाते हैं, जिससे कि और बेटर पता चल जाता है उसका एक्सटेंशन कौन कौन से ऑर्गन में है, वो वहाँ से वहाँ कहाँ गया हुआ है। इसके अलावा हमको मेट्स देखना है कि कैंसर एक जगह का है लेकिन दूसरी जगह पे फैला हुआ है, तो उसको देखने के लिए हम पेट स्कैन करवा सकते हैं, जिससे कि उसका मेटास्टेसिस पता चल जाता है कि और कौन कौन से ऑर्गन को इन्वॉल्व किया है और कहाँ फैला हुआ है। तो वो सब तो है ही, डायग्नोसिस हम कर लेते हैं। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया था कि USG गाइडेड, CT गाइडेड FNAC होता है, बायोप्सी होता है, ये कन्फर्मेटरी जांच होता है जिससे पता चल जाता है कि कौन सा कैंसर है और किस टाइप का कैंसर है। अब उसके बाद शुरू होता है उसका इलाज, तो इलाज में फिर रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी का रेडिएशन से ही होता है, वो रेडिएशन से ही वो होता है। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहब, और मुझे लगता है निश्चित रूप से हमारे दर्शकों को बहुत लाभ मिला होगा, बहुत उपयोगी जानकारी मिली होगी। जाते जाते हमारे दर्शकों को कोई संदेश दीजिए। सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि जो डॉक्टर है वो लक्षणों के बेसिस पे आपको मरीजों को जांचें प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि एक्सरे हो गया, सोनोग्राफी हो गया, CT स्कैन हो गया, तो वो प्रॉपर करवाना चाहिए। क्योंकि कभी कभी ऐसी डिजीज होती है, सिम्टम कहीं और के दिखा रहा होता है लेकिन प्राइमरी डिजीज कहीं और रहती है। तो हमको लग रहा है नहीं, हमको छाती में प्रॉब्लम है, पेट का सोनोग्राफी क्यों करवाए, कभी कभी प्रॉब्लम जैसे लीवर में है या इधर स्प्लीन में है, तो वो उसका पेन जो होता है वो चेस्ट में या कहीं होता है। तो उससे कि हम सोनोग्राफी को मतलब उसके ये जांचें बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है कि उससे हम रियल डिजीज के जड़ तक रेडियोलॉजी के द्वारा ही पहुंच सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है जांचें, जिससे हम एक्यूरेट डायग्नोसिस बना पाते हैं। और जब तक एक्यूरेट डायग्नोसिस नहीं बनेगा तब तक एक्यूरेट ट्रीटमेंट भी नहीं हो सकता। बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहब आपने, और आप यहाँ आए और हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू। तो दोस्तों, आपने देखा आज का हमारा ये कार्यक्रम, रेडियोलॉजी आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का एक ऐसा एडवांस टेक्नोलॉजी है, एक ऐसा महत्वपूर्ण हिस्सा है जो रोगों की प्रारंभिक जांच से लेकर इलाज, उसकी निगरानी और उसके पूरे प्रबंधन में बहुत सहायक होता है। तो मुझे उम्मीद है निश्चित रूप से आज का ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने आप को स्वस्थ रखिए, प्रसन्न रखिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।